नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दरमियान मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत हुई। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी बातचीत हुई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में 6 मंत्री पद खाली हैं। बीजेपी कोटे के कई चेहरे बदलने पर भी चर्चा हुई है। राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में होगा और अगस्त में उपराष्ट्रपति के चुनाव होंगे, जिसको लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। आपको बता दें कि कल सीएम नीतीश कुमार से अचानक मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे थे। दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई उस पर अब सबकी नजरें, क्योंकि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बता दें कि बिहार में अभी 6 मंत्री पद खाली हैं, जिसको भरा जाएगा। इसके अलावा जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उसमें फेर बदल के कयास भी लगाए जा रहे हैं। फेर बदल हो सकती है, इसको लेकर के भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। और इस मुलाकात के बाद आज ही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वापस दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए। तो आप इस मुलाकात को इस तरीके से समझें कि अचानक से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं पटना आते हैं, सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। किसी भी नेता को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं होती है और मुलाकात करने के बाद फिर सीधे वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाते हैं। आज सुबह ही वो दिल्ली के लिए निकल गए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। न्यूज़ 18 ने वहां पर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि मुलाकात के दरमियान क्या कुछ हुआ। हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच जो मुलाकात हुई उस दरमियान बातचीत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि बिहार में अभी 6 मंत्री पद जो हैं वो खाली हैं और उसे भरा जाना है। और हमारे साथ पटना के ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं लाइव, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दिवाकर जी, अचानक से धर्मेंद्र प्रधान का पटना आना, नीतीश कुमार से मुलाकात करना, जिसकी जानकारी शायद किसी भी अन्य नेताओं को नहीं थी, तो इस मुलाकात के क्या संकेत हैं? क्या माना जाए आने वाले दिनों में क्या बड़ा घटनाक्रम एनडीए में हो सकता है? देखिए, बिहार के मौसम में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी तपिश से लोग झुलस रहे हैं और कब क्या हो जाएगा लोगों को पता नहीं है कि कब अगले दिन जो है कौन सा मौसम होगा। अप्रत्याशित मौसम में घटनाएं हो रही है। तो बिहार की सियासत में भी कई ऐसे संकेत मिल रहे हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि सियासी समीकरणों में बदलाव हो सकता है या सियासी जो समीकरण है उसमें कुछ न कुछ जो है हो रहा है। सियासी खिचड़ी पक रही है। अभी जो है जो धर्मेंद्र प्रधान कल देर शाम पहुंचे, इसकी भनक जो है पार्टी के नेताओं तक नहीं थी और पार्टी के नेता तब जाने जब खबरें चलने लगी, जब हमने खबरें चलाई। सबसे पहले हमने खबर चलाई कि धर्मेंद्र प्रधान और सीएम नीतीश कुमार की बंद कमरे में मुलाकात हो रही है। क्या बात हुई वो सोर्सेस से ही हम आपको जानकारी दे सकते हैं। सोर्सेस से यही जानकारी है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित हैं। अगस्त में जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, अगस्त में उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। और बिहार में जो सरकार चल रही है, मंत्रिपरिषद में भी 6 सीटें खाली है। पहले 5 सीटें पहले से खाली है। एक सीट जो मुकेश सहनी जो बीजेपी के कोटे से मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो 6 सीटें खाली है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या बातचीत की है उसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि जो 3 अभी मामले हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, जुलाई में होना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, अगस्त में होना है, और बिहार के मंत्रिपरिषद में जो सीटें खाली हैं उसको भरना है। विस्तार की अगर बात करें तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि 6 मंत्री पद अभी खाली हैं, उसको तो भरा ही जाना है। लेकिन खबर ये भी है कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उसमें फेरबदल भी हो सकता है। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल सकता है क्या?
देखिए, बीजेपी आगे की ओर देख रही है और इसीलिए वो नेतृत्व ऐसे लोगों को सौंपना चाहती है जो सामाजिक संतुलन में भी भागीदार रहे, यानी कि जो बिहार में सामाजिक समीकरणों की राजनीति होती है तो उसमें वो सध जाए। साथ ही जो आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रादेशिक स्तर पे कई बदलाव होने हैं, उसमें जो राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं उसमें संदेश जा सके। मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान से कई बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की है और उनकी भाव भंगिमा क्या थी, बॉडी लैंग्वेज से ही हम इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है। संजय टाइगर हैं जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी के और मुख्य प्रवक्ता हैं, वो भी मिले हैं और ये धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर आए, क्या कुछ बात हुई है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी अचानक पहुंचे, आप लोगों को भी इस बात की भनक नहीं थी? देखिए, आदरणीय धर्मेंद्र जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, बिहार के प्रभारी रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं और स्वाभाविक है जब आएंगे पता चलेगा तो कार्यकर्ता उनसे भेंट करेंगे, नेता उनसे मिलेंगे। लेकिन अनौपचारिक बातचीत हुई, जो सामान्य बातें होती हैं, और यह यात्रा पार्टी के कार्यक्रम से नहीं था, पार्टी द्वारा निर्धारित नहीं था, पार्टी किसी कार्यक्रम में भी नहीं आए थे, तो निजी कारणों से आए थे। लेकिन अगर कोई राजनेता आता है जिसका बिहार से रिश्ता रहा हो, बिहार के प्रभारी रहे हों, बिहार से राज्यसभा सदस्य रहे हों, तो स्वाभाविक है कई लोगों से, कई नेताओं से, कई कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क है, भेंट होगी तो अनौपचारिक बातचीत होगी। मुझे लगता है इसके राजनीतिक नेतार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। संजय टाइगर जी, आप ही ने कहा कि कोई कार्यक्रम नहीं था, तो यही बात चौंकाने वाली है ना कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनके प्रोटोकॉल होते हैं, पार्टी में भी संगठन के स्तर पे उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं, देर शाम आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, फिर गेस्ट हाउस पहुंचते हैं, तब बीजेपी के नेताओं को भनक लगती है, फिर बीजेपी के नेता जाते हैं, मिलते हैं और पहले सुबह वो निकल जाते हैं, पहली फ्लाइट से वो निकल जाते हैं। तो कोई ना कोई बात हो रही है, दोनों दलों के बीच कुछ ना कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो संभवतः किसी निजी कार्यक्रम में आए थे, लेकिन एक राजनेता बिहार में आएगा जिससे बिहार से रिश्ता रहा है। निजी कार्यक्रम तो मुख्यमंत्री से ही मिलना था ना? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात उन्होंने की है। अब स्वाभाविक है दो राजनेता मिलेंगे तो कुछ चर्चा होगी, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, राजनीतिक नेतार्थ लगाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अटकलबाजी है। कयास तो लगेंगे, अनियमित कोई बात होती है ना तो कयास लगते हैं। रेगुलर रूटीन में कुछ हो रहा हो, और बीजेपी की तो आदत है, पहले से कैलेंडर तय होते हैं कि पार्टी में क्या क्या कार्यक्रम होंगे, नेताओं के मुलाकात की सूचना दी जाती है। अगर आप मान लीजिए अचानक भी कोई मीटिंग होती है तो उसको समय से पहले सूचना दे दी जाती है। ऐसे में मुलाकात हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है बिहार के प्रभार में रहे हैं, सह प्रभारी पहले रहे अरुण जेटली और अनंत कुमार के साथ, और लगातार वो काम करते रहे हैं, बिहार के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, सहयोगी दलों के साथ संबंध रहे हैं, उनको भेजा जाना, और इससे पहले अमित शाह से अनयूजुअल तरीके से नीतीश कुमार का मिलना, नित्यानंद राय का अचानक जाके नीतीश कुमार से मिलना, घंटों बातचीत होना, ये सारी कड़ियां अगर मिलाए जाएं तो कुछ न कुछ संकेत दे रहे हैं कि कुछ न कुछ सियासी समीकरण में बदलाव होने हैं, या कुछ न कुछ बनना बिगड़ना है, या कोई बात ऐसी है जो रह गई है उसको साधने की कोशिश की जा रही है। दोनों दलों के नेता बार बार मिल रहे हैं। देखिए, पार्टी का कोई पूर्व नियोजित कार्यक्रम रहता है तो सबको पता भी होता है, आप लोगों को भी बताया जाता है, लेकिन कोई व्यक्तिगत कारणों से आता है तो जानकारी मिलती है तो कोई मिलने चला जाता है। और रही नीतीश कुमार जी से मिलने की बात, चाहे नित्यानंद जी की मिलने की बात हो या अमित शाह जी से नीतीश कुमार जी मिले हो, हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं तो घटक दल के नेता एक दूसरे से हमेशा मिलते रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी का मिजाज कैसा था? शाम को आप पहुंचे थे खुश मिजाज से, जैसे हमेशा मिलते हैं कार्यकर्ताओं से? धर्मेंद्र प्रधान जी एक संगठनकर्ता है, पुराने युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, पार्टी के महामंत्री रहे, तो जो सामान्य कार्यकर्ताओं से पहले जिस तरह से मिलते थे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे सहयोगी रजनीश जो है एक्सक्लूसिव विजुअल दिए हैं, उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी गंभीर दिख रहे हैं, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं कैमरे की तरफ, जब वो या संवाददाताओं से मिलते हैं, मीडिया से मिलते हैं तो हंसते मुस्कुराते रहते हैं। कोई बातचीत में कमी रह गई? देखिए, हमें तो धर्मेंद्र प्रधान जी के बातचीत का लहजा, उनके मिलने जुलने का तरीका वही लगा
जैसा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के समय लोगों से मिलते जुलते थे, तो हमें तो बॉडी लैंग्वेज में, उनके बातचीत के लहजा में, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं देखा। अब आपके संजय टाइगर चुनौती नहीं दे सकता, आपके देखने का अलग अंदाज है, अलग नजरिया है, लेकिन हम तो सामान्य पहले जैसे देख। संजय टाइगर जी, हमें तो यही लगता है कि आप कुछ बातें छिपा रहे हैं। नहीं, इसमें कौन, देखिए राजनीतिक बातें तो बुला के आप लोग को हम लोग बताते हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं। इस मुलाकात का मंत्रिमंडल से क्या वास्ता? और जब भी मंत्रिमंडल की विस्तार पर चर्चा हुई है, पहले से मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, पहले से उन्होंने बताया कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, तारीख भी तय होता है, समय भी तय होता है, और आप लोग उसमें आमंत्रित कोई बात आप कोई ना बात आप छुपा रहे हैं, कोई ना कोई बात आप छुपा रहे हैं। हमारे, मुझे लगता है कि मुलाकात हुई, बात हुई, और आपको कहा गया है कि ये बात किसी से ना कहें। देखिए दिवाकर जी, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि चुपके चुपके हर नाधिएगा तो हल चलाइएगा कहाँ? चुल्हानी में कि खेत में चलाइएगा? तो मंत्रिमंडल से संबंधित कोई विषय होगा तो उसमें छुपाने की कौन बात होगी? क्या मंत्रिमंडल का विस्तार चुपके से होता है क्या? पहले से पता चल जाता है। मुख्यमंत्री का विस्तार से पहले जितनी बैठकें होती है ना, उस पर पर्दा रहता है। नहीं, देखिए हमारे एनडीए गठबंधन के जो नेता हैं, इनका संवाद संपर्क हमेशा बना रहता है। शिष्टाचार भेंट होती है, कभी औपचारिक होती है, कभी अनौपचारिक होती है। कयास लगाने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं था। इसलिए कि पिछले दिनों देखा जाए तो दोनों दलों की तरफ से कई मुद्दों पर खटास है, कई मुद्दों पर जो है सहमत राय नहीं दिखती है, एकजुटता नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। उसी को ट्रबल शूटर के तौर पे, संकट मोचक के तौर पे कोई ना कोई नेता आ रहा है, बातचीत कर रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के साथ कोई बात होनी है, अहम बात होनी है, इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, कुछ दिनों की बात नहीं, जब से हमारा गठबंधन है तब से कई मसलों पर हमारी अलग अलग राय है, कई बिंदु पर असहमति भी है। राम मंदिर को लेकर असहमति थी, 370 को लेकर सहमति था, 3 तलाक पर भी सहमति नहीं है, एनआरसी पर अलग अलग राय है, सीए पर अलग अलग राय है। बताएंगे नहीं कुछ, लेकिन तो संजय टाइगर जी कुछ बताना नहीं चाहते हैं। लगता है कि इनको कहा गया है कि मुलाकात हुई है, बात हुई है, ये बात किसी से नहीं कहना है। नहीं, बिल्कुल, भले संजय टाइगर जी कुछ ना बोलें इस पूरे मामले पर दिवाकर जी, लेकिन बात तो ये है ही, क्योंकि जब दो राजनेता मिलते हैं तो सियासी बातचीत ज़रूर होती है। उम्मीद है कि शायद आने वाले दिनों में इसका भी खुलासा हो जाए और इसी पर्दा हट जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विशेष निगरानी की कार्रवाई चल रही है। जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापा चल रहा है। सहरसा जेल अधीक्षक हैं सुरेश चौधरी, जिनके 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सहरसा और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1,59,07,928 रुपए की अधिक संपत्ति का ये मामला है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 3 ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है, जिसमें सहरसा और मुजफ्फरपुर जो ठिकाने हैं उनके वहां छापेमारी की जा रही है। विशेष निगरानी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहरसा से, जहां जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग की टीम फिलहाल उनके 3 ठिकानों पर पहुंची हुई है, जहां छापेमारी की जा रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बरामद हो पाया अब तक? देखिए, अभी छापेमारी जो है वो बदस्तूर जारी है। अभी जो जानकारी मिली है, सुरेश चौधरी जो है सहरसा के जेल अधीक्षक, उनके ठिकाने से काफी बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। उसके साथ साथ अचल संपत्ति जो है उसका भी उद्भेदन विशेष निगरानी इकाई की तरफ से की गई है। अभी छापेमारी की जारी है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये छापेमारी लगभग दोपहर बाद तक चलेगी, और जो जानकारी, जो स्रोत थे विशेष निगरानी इकाई के, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है, उन तमाम जानकारियों से जुड़े हुए दस्तावेज, बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज जो हैं, उसे खंगालने की कार्रवाई जो है विशेष निगरानी इकाई की तरफ से की जा रही है। दूसरी अगर कार्रवाई की बात करें आर्थिक अपराध इकाई की, तो आर्थिक अपराध इकाई की जो कार्रवाई है वो भी बीटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष हैं अवधेश कुमार झा, उनके भी ठिकानों पर जो है छापेमारी चल रही है। और जो जानकारी मिली कि बालू माफियाओं से इनका सांठगांठ रहा है,
अवैध काली कमाई उन्होंने जमकर की और उन्हीं बातों का जानकारी जब मिला आर्थिक अपराध इकाई को तो उन्होंने सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद जब पुष्टि हो गई कि अवधेश कुमार झा ने अपने पद का जमकर दुरुपयोग किया है, बालू माफियाओं को संरक्षण देकर के करोड़ों की धन जो है उन्होंने अर्जित कर रखी है, तो उसी को लेकर के निगरानी के विशेष अदालत में याचिका दायर किया गया, पिटीशन लगा करके वारंट किया गया और उसी वारंट के को शामिल करते हुए उनके ठिकानों पर भी छापेमारी किया जा रहा है। तो फिलहाल दोनों ही जो अधिकारी हैं, चाहे हम सहरसा जेल के अधीक्षक की बात करें, बिहटा के तत्कालीन थानाध्यक्ष की बात करें, तो दोनों ही अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई और विशेष न्याय इकाई के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमित। बढ़ते आगे और ईओयू की बड़ी कार्रवाई चल रही है जिसमें अवधेश झा के ठिकानों पर भी छापा चल रहा है। बिहटा के थानाध्यक्ष थे अवधेश झा जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आय से ज्यादा कमाई के आरोप लगे हैं इनके ऊपर। पटना और मुजफ्फरपुर में फिलहाल छापेमारी चल रही है। तो ईओयू की टीम की बड़ी कार्रवाई जिसमें बताया जा रहा है कि अभी 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 2 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अवधेश झा की वो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर देखें जिनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। और दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये उनके घर की तस्वीर है जहां अभी ईओयू की टीम मौजूद है और उनके घर से सब कुछ तलाश किया जा रहा है। एक एक चीजों को निकाला जा रहा है जिसमें बहुत सारे दस्तावेज के साथ साथ कुछ कैश और ज्वेलरी भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल ईओयू की टीम 2 ठिकानों पर पहुंची हुई है जहां छापेमारी चल रही है। कालीन बिहटा थाना के विरुद्ध आर्थिक अपराध थाना में कांड संख्या 19/2022 दर्ज किया गया है। इसी के क्रम में इनके पैतृक आवास ग्राम मंझौलिया में इनका तलाशी लिया जा रहा है। तलाशी का जारी है, अभी संपत्ति मिलने पर आगे जानकारी दी जाएगी। अपराध इकाई की टीम जो है वह छापेमारी कर रही है और अभी फिलहाल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के मझौलिया पहुंची है जहां पर बिहटा के थानाध्यक्ष अवधेश कुमार झा के आवास पर छापेमारी चल रही है। ये आवास आप जो देख रहे हैं ये बिहटा थानाध्यक्ष अवधेश झा का है और यहीं पर अभी ईओयू की टीम पहुंची हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा दें किस तरीके से टीम जो है वह छापेमारी कर रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है। हालांकि चर्चा ये भी थी, बताया जा रहा है, जो शुरुआती दौर में चर्चा ये चल रही थी कि बालू माफियाओं से भी अवधेश झा के संबंध हैं और इस मामले को लेकर भी छापेमारी चल रही है। पटना स्थित जो पटना में उनका एक आवास है वहाँ भी जो किराए का आवास है वहाँ भी छापेमारी चल रही है और मुजफ्फरपुर में जो उनका पैतृक आवास मझौलिया में है वहाँ भी छापेमारी चल रही है। तो ईओयू के 6 सदस्यीय टीम सुमन शर्मा जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुंची है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि अभी शुरुआती जांच चल रही है, अभी तक कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गोपालगंज में ड्रोन इन दिनों शराब धंधेबाजों पर कहर बरपा रहा है। उत्पाद विभाग दियारा इलाके में शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। देसी शराब बनाने वाले भट्टियों, देसी शराब बनाने वाले जावा, महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के प्यारेपुर, आशा खैरा और बंगरा घाट में शराब की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 1200 किलो गुड़ का पाश, 60 लीटर चुलाई शराब और एक शराब की भट्टी को भी ध्वस्त किया गया है। टीम द्वारा जो है प्यारेपुर दियारा, बंगरा घाट दियारा और आशा खैरा दियारा में अवैध चुलाई शराब के जो अड्डे हैं उनके विरुद्ध छापामारी की गई और नदी किनारे में जो है बनाने का सामान भी बहुत सारा मिला। उसके बाद जो है लगभग 1200 केजी जो है वो किण्वित गुड़ का पास भी नष्ट हुआ, 60 लीटर चुलाई शराब भी नष्ट हुआ और एक भट्टी को हम लोग ध्वस्त किए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद के लौटने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में तेजस्वी यादव मौजूद हैं और फिलहाल दिल्ली में ही लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं। तो अब जो जानकारी है उसके मुताबिक लालू प्रसाद यादव बहुत जल्द पटना आ सकते हैं और फिलहाल
तेजस्वी यादव भी दिल्ली में मौजूद हैं, उनके पटना आने की तैयारी चल रही है। और एक बार फिर से सीएए का जिन बोतल से निकल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में सीएए को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि कोरोना काल खत्म होते ही सीएए को लागू कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए शाह ने कहा था कि सीएए था और आगे भी रहेगा। जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, ये नॉर्थ बंगाल हमारा पूरे उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।